हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए सेशन को करते हैं स्टार्ट बिना किसी वक्त को गवाए हुए। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इट्स रिलेटेड टू द एलआरएस एंड द अदर रेमिटेंस फैसिलिटीज। तो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। लेट मी हाईलाइट द टॉपिक ऑफ द वीडियो। तो ये एलआरएस पर्टिकुलरली से रिलेटेड क्वेश्चन है। फैसिलिटीज जो आपके रेजिडेंट्स के लिए अवेलेबल है उनके लिए क्वेश्चन है। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इट सेज कि in the liberalized remittance scheme, which of the following accurately describes the usage conditions फॉर फॉर्म ए टू? कौन सी चीज जो है यूजेज को यहां पर एक्यूरेटली डिस्क्राइब करती है फॉर द फॉर्म ए टू? इट मस्ट बी सबमिटेड ओनली वंस एट अकाउंट ओपनिंग एंड नॉट फॉर द सब्सिक्वेंट रेमिटेंसेस। सेकंड, इट सेज इट इज रिक्वायर्ड फॉर ईच इंडिविजुअल रेमिटेंस transaction under LRS irrespective of the amount. It is only necessary for remittances exceeding 25,000 USD. Smaller amounts are exempted. Option D says it can be retained by banks for the entire financial year covering multiple remittances. Which of the following is going to be the correct answer? जल्दी से जल्दी आंसर पोस्ट कीजिएगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कीजिएगा। एंड एज आई टोल्ड यू कि विनर रहने वाला है बीएफएम क्वेश्चन पैक के लिए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप आंसर जरूर पोस्ट करें। एक आंसर ऑलरेडी आ चुका है ऑप्शन सी। लेट्स चेक इफ दिस राइट इट रॉन्ग। एंड बाकी सभी पर्सन से भी रिक्वेस्ट है कि वो अपना आंसर जो है वो जरूर पोस्ट करें। एलआरएस यानी कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, ओवरऑल लिमिट होती है 2,50,000 यूएसडी की। अब कुछ एक ट्रांजैक्शंस अलाउड हैं एज पर्टिकुलरली जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस हैं या फिर जो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस हैं वो अलाउ की गई हैं। एंड अगर कोई कंट्रावेंशन रहती है, कोई दिक्कत रहती है, आप FEMA की बात को नहीं मानते हो, तो अगर अमाउंट नोन है तो जुर्माना लगेगा 3 गुना अमाउंट का, और अगर अमाउंट नोन नहीं है तो 2 लाख तक का जुर्माना लगेगा। और फिर भी अगर गलती करते रहते हो तो 5,000 रुपए पर डे के हिसाब से आपको पेनल्टी लग सकती है। राइट, दैट इज द केस। राइट, आंसर्स यहां पर आए हैं ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। लेट्स चेक कि यहां पर कौन सा आंसर करेक्ट है यहां पर। सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इट्स रिलेटेड टू कि ये सिर्फ और सिर्फ रिक्वायर्ड होता है किसके लिए? ईच इंडिविजुअल रेमिटेंस के लिए अलाउड होता है पर्टिकुलरली, या फिर किस पर्पस के लिए ये होता है? जल्दी से जल्दी आप बाकी सभी से भी रिक्वेस्ट है और वीडियो को लाइक जरूर करें। देखो फॉर्म ए टू जो है इट इज बेसिकली द पार्ट, जो छोटी ट्रांजेक्शन है उनके लिए तो फॉर्म ए टू आपको रिक्वायर्ड नहीं होता है। फॉर्म जो आपके पास रिक्वायर्ड है ए टू, दिस इज बेसिकली नॉट रिक्वायर्ड। राइट, एंड ऑनलाइन सबमिशन अलाउड होती है। सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन फॉर इंडिविजुअल्स जो होता है वो पर्टिकुलरली अलाउड होती है अप टू द 25,000 यूएसडी अमाउंट, यानी कि 25,000 यूएसडी तक का अगर अमाउंट है तो वहां पर सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन शामिल रहती है। एंड अगर उससे ऊपर का अमाउंट रहता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर्म ए टू जो डिक्लेरेशन है वो आपको देनी पड़ेगी। इज इट सो? फॉर्म ए टू डिक्लेरेशन पर्टिकुलरली आपको देनी पड़ेगी जो कोई भी ट्रांजैक्शन होने वाली है, यानी कि कोई सी भी ट्रांजैक्शन रहेगी उसके लिए आपको फॉर्म ए टू जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी ओवर हियर इज द राइट आंसर। देखो ऑप्शन बी जो है वो यहां पर बिल्कुल सही आंसर है। एंड फर्दर देखो 25,000 यूएसडी तक का जो अमाउंट है दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू द सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन। वो सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के है। एंड जो फॉर्म ए टू है दैट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। हर एक ट्रांजेक्शन के लिए जो फॉर्म ए टू है वो रिक्वायर्ड रहने वाला है। राइट, तो आंसर यहां पर ऑप्शन बी रहने वाला है। सो जिन्होंने भी आंसर बी मार्क किया है, यहां पर प्रिया जी हैं जिन्होंने आंसर बी मार्क किया, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। राइट, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर है 22, इट्स रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल बैंकिंग। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी जा चुकी है एंड द एयर कंडीशन इज ऑफ, तो अगर मेरे को फ्रंट कैमरा ऑफ करना पड़ता है सो काइंडली बियर विद इट। राइट, आप सबसे रिक्वेस्ट है आप 14% ऑनलाइन वीडियो को गो थ्रू करते हो, कम से कम 10 लाइक तो अभी के अभी कर दो अगर आपको वीडियो आपको पसंद आ रही है तो। क्वेश्चन नंबर 22 इट सेज रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच फीचर ऑफ ट्रेड फाइनेंस पोर्टल्स प्राइमरली रिड्यूसेस द डॉक्यूमेंटेशन एरर्स एंड स्पीड्स अप द ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग? कौन सा यहां पर ये सिस्टम रहता है जो पर्टिकुलरली जो डॉक्यूमेंटेशन एरर्स हैं उनको रिड्यूस कर देता है और ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग को जो फास्ट कर देता है? विच इज गोइंग टू बी द राइट आंसर? तो यहां पर क्या आंसर करेक्ट रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 22?
क्वेश्चन नंबर 22, विच वन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर? देखो बहुत से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। मेजर पर्पस क्या आता है डिजिटलाइजेशन का, कि हमने चीजों को तेज करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दी गई हैं, embedded OCR with autofill capability and manual checker review only after document upload, weekly reconciliation reports and single factor authentication for all the users। कौन सा यहाँ पर पैटर्न है जो पर्टिकुलर चीजों को तेज कर देगा? काइंडली जल्दी से जल्दी आंसर को यहाँ पर मार्क कर दें। तो एक आंसर यहां पर आ चुका है, प्रेम प्रकाश जी ने आंसर पोस्ट किया है ऑप्शन ए। लेट्स चेक दिस द आंसर इज राइट और देयर। मैं एक बार मार्क कर देता हूं कि ऑप्शन ए यहां पर एक आंसर दिया गया है कैंडिडेट के द्वारा। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से आप भी अपने आंसर्स जो हैं उनको मार्क जरूर कर दें। काइंडली मार्क योर आंसर्स, राइट। जल्दी से आप लोग भी अपने आंसर्स को मार्क कर दीजिए। काइंडली डू मार्क द आंसर्स ओवर हियर। तो एक आंसर है ऑप्शन ए एंड द अदर आंसर जो यहां पर रिसीव हुआ है दैट्स ऑप्शन सी। लेट्स चेक कि यहां पर कौन सा आंसर करेक्ट है। तो ओसीआर से अगर देखो सिंपल सी बात है, एम्बेडेड ओसीआर से अगर आप बेसिकली सिर्फ स्कैन करते हो और सारा का सारा डाटा आपका प्रीफिल हो जाता है, तो डेफिनेटली ये आपके प्रोसेस को काफी तेज कर सकता है। सो दिस इज गोइंग टू द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए जो है दैट इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 22, राइट। नाउ let's move forward toward the question number 23। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड इट। इट्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, आईएफएससी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स परमिसिबल, which of the following reflects permissible lending activities of an IFSC unit in gift city? अगर वो IFSC बैंकिंग यूनिट है तो उसके लिए परमिसिबल लेंडिंग एक्टिविटीज को रिफ्लेक्ट करता है एज पर द क्वेश्चन नंबर 23। जल्दी से आंसर पोस्ट कर दीजिए। चैप्टर 9 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखो कई चीजें नई इंट्रोड्यूस की गई हैं बीएफएम के केस में। मॉड्यूल ए में नए चैप्टर्स की इंट्रोडक्शन थी, तो उसी में से एक ये चैप्टर है विच इज क्वेश्चन नंबर 23 ओवर हियर, राइट। तो आईएफएससी का फुल फॉर्म ऑलरेडी बताया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो होता है दैट इज द फुल फॉर्म रिलेटेड टू इट। एंड अगर इंडिया में स्कोप की बात करें तो जो बैंक होते हैं आईएफएससी सेंटर में वो फॉरेन बैंक्स की तरह ऑपरेट करते हैं अपनी होम कंट्री में। एंड जो डोमेस्टिक रिजर्व्स रिक्वायरमेंट होती हैं, द डोमेस्टिक रिजर्व्स रिक्वायरमेंट्स आर नॉट एप्लीकेबल ऑन दोज बैंक्स। यानी कि अगर कोई बैंक यहाँ पर लेट्स से बैंक है यहाँ पर एंड वो बैंक ओपन होता है आईएफएससी यूनिट में, तो ये बैंकिंग यूनिट जो काम करेगा वो एक फॉरेन बैंक की तरह काम करेगा। दैट विल बी एक्टिंग एज अ फॉरेन बैंक। एंड इस बैंक के ऊपर जो एसएलआर की रिक्वायरमेंट है, सीआरआर की रिक्वायरमेंट है, वो एप्लीकेबल नहीं होगी। एंड ये जो बैंक होने वाले हैं, आईबी यूज होने वाले हैं, दीज आर गोइंग टू सीक द डिपॉजिट्स फ्रॉम द नॉन रेजिडेंट सिटीजन्स। ठीक है, तो ये बाहर से पैसा लेंगे। बेसिकली इन बैंक्स को जो पैसा मिलेगा वो बाहर से मिलेगा। ठीक है, वो पैसा यहाँ पर जमा होगा और ये रेजिडेंट्स को यहाँ पर लोन दे सकते हैं। दिस कैन बी लेंडिंग टू द रेजिडेंट्स ओवर देयर। ठीक है, रेजिडेंट्स को लोन देंगे। ठीक है, इनको ये भी परमिट किया गया है कि ये फॉरेन करेंसी में भी पैसा दे सकते हैं, ताकि जो रेजिडेंट कॉर्पोरेट्स हैं, नॉन रेजिडेंट्स हैं, उनको भी पैसा दिया जा सके, वो भी अलाउड है। तो ऑप्शंस क्या है यहाँ पर? ऑप्शन सेज आईबीयूज में एक्सटेंड लोन्स इन आईएनआर टू द रेजिडेंट एंटिटीज एंड आईबीयूज कैन एक्सटेंड फॉरेन करेंसी लोन्स टू द नॉन रेजिडेंट कॉर्पोरेट्स फॉर ट्रेड फाइनेंस। IBUs are prohibited from lending to NBFCs and IBUs can finance domestic imports in INR under swap facilities. Which one is going to be the correct answer? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 के केस में क्या ये पर्टिकुलरली किन किन को लोन दे सकता है? जल्दी से आंसर मार्क कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 23 से रिलेटेड। तो एज पर द जो आपके पास आईएफएससी यूनिट्स हैं, मैंने आपको बताया इनके ऊपर जो गाइडलाइंस हैं रिलेटेड टू सीआरआर एसएलआर वो एप्लीकेबल नहीं है। ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर हियर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हेयर कि आईबीयूज जो हैं वो फॉरेन करेंसी लोन्स दे सकते हैं, नॉन रेजिडेंट्स को भी दे सकते हैं फॉरेन करेंसी लोन्स। जो नॉन रेजिडेंट कॉर्पोरेट्स हैं, नॉन रेजिडेंट्स को भी दे सकते हैं और साथ के साथ रेजिडेंट्स को भी दे सकते हैं। मेजर चीज क्या रहती है? व्हाट इज अ मेजर ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू द आईएफएससीज? कि ग्लोबल कनेक्ट फोकस करना है और बेसिकली जो नीड है हमारी इकोनॉमी की उसको फुलफिल करना है।
दैट इज द मेन केस, ठीक है। और एक चीज और है दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू द SEZ एक्ट। अगर आप नहीं जानते आपको बता देता हूं, SEZ का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज द स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट आया था, कौन से सन में आया था? 2005 में आया था। 2005 में आया था। तो बेसिकली इसके थ्रू जो IFSC है वो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सेटअप की जा सकती है। उससे सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा और उसमें भी आप एक IFSC को बेसिकली लेकर के आ सकते हो, ठीक है। बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की गई हैं फाइनेंशियल सेक्टर में। SEZ बेसिकली एक टेस्टिंग ग्राउंड है रिलेटेड टू, अगर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म करने हैं तो वहां पर एग्जामिशंस दी जा सकती है, चेक की जा सकती हैं। जैसे कि एक एग्जामिशन दी गई है कि STT चार्ज नहीं होता है, ठीक है। STT चार्ज नहीं होता है, पर्टिकुलरली सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स चार्ज नहीं होगा इन सिनेरियो में, ठीक है। दैट इज अ सिनेरियो, ठीक है। क्लियर है चीजें? चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, इट्स रिलेटेड टू द बेसल 3 फ्रेमवर्क ऑन द लिक्विडिटी स्टैंडर्ड्स। So the question over here, it says in the context of the liquidity coverage ratio, in the context of the LCR, why is diversified HQLA portfolio critical for banks resilience under stress? क्यों ये HQLA रिक्वायर्ड है? हाई क्वालिटी लिक्विडिटी एसेट जो होते हैं, why these are required? ये क्यों रिक्वायर्ड रहते हैं लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए? क्वेश्चन नंबर 24, इट इंश्योर्स नो सिंगल एसेट क्लास सरपासेस इट्स रिस्क वेटेज, इट enables asset conversion to cash with minimal market impact across varying stress conditions, it removes all haircuts applied to level 2 assets, it guarantees unlimited funding from central banks. Which of the following is going to be the correct answer for this? क्वेश्चन नंबर 24, आंसर ऑलरेडी आ चुका है, सभी ने यहां पर ऑप्शन बी को मार्क किया है। ऑल हैव क्लियरली मार्क्ड ऑप्शन बी। देखो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि दो तरह की रेशियोज होती हैं, वन वी आर हैविंग रिलेटेड टू LCR लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, दूसरी होती है NSFR, ठीक है। जहां पर NSFR बात करती है 12 महीने की लिक्विडिटी को लेकर के या 6 महीने की लिक्विडिटी को लेकर के, LCR बात करता है 30 डेज के लिक्विडिटी रेजिलेंस को लेकर के, राइट। ये 30 डेज के रेजिलेंस के रिलेटेड बात करता है। और यहां पर बात आती है रिलेटेड टू द HQLAs हाई क्वालिटी लिक्विडिटी एसेट्स के बारे में। ऑलरेडी इनकी कैटेगराइजेशन के बारे में हमने बात करी थी, वी ऑलरेडी हैव टॉक्ड अबाउट द कैटेगराइजेशन रिलेटेड टू द LCR। तो इसमें एक और टर्म का इस्तेमाल किया जाता है विच इज FALLCR। FALLCR, नाउ व्हाट इज FALLCR? FALLCR क्या होता है? देखो बैंक्स को बेसिकली अलाउ किया गया है कि जो MSF के अंदर फंड्स हैं, ठीक है, वो बेसिकली आप क्या करते हो, SLR का इस्तेमाल करते हो। SLR का इस्तेमाल करते हो तो उन्हीं फंड्स का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है कि एक एडिशनल 1% NDTL की बेस पर आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्यूमुलेटिव जो 3% तक लेके जाया जा सकता है, राइट। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट से एंड देन विल बी कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ द FALCR, ताकि कंफ्यूजन ना रहे किसी भी चीज को लेकर के। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर रिलेटेड की ये इनेबल करता है कि एसेट कन्वर्जन हो जाए कैश में एंड मार्केट का इम्पैक्ट ना पड़े, यानी कि लिक्विडिटी जो है वो अवेलेबल हो जाए, ठीक है, जो भी लिक्विडिटी है वो अवेलेबल हो जाए। एंड FALCR होता है फैसिलिटी टू अवेल लिक्विडिटी फॉर द लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। FALCR is the full form for facility to avail liquidity for LCR, for liquidity coverage ratio, ठीक है। एक एडिशनल लिमिट प्रोवाइड की गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बैंक्स को कि वो लिक्विडिटी को अवेल कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का इस्तेमाल करते हुए जो उन्होंने SLR पोर्टफोलियो के लिए मेंटेन किया है। तो लेट्स से यहाँ पर है ये SLR का पोर्टफोलियो, स्ट्रेचरी लिक्विडिटी रेशियो का पोर्टफोलियो, जहां पर डेफिनेटली बैंक्स जो होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को भी अपने पास रखते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्यों रखते हैं? ताकि उनको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलते रहे, अदरवाइज SLR बैलेंसेस के ऊपर तो कोई भी रिटर्न आपको नहीं मिलती है। तो बैंक्स कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करें ताकि उनके पास रिटर्न कुछ ना कुछ आती रहे, एंड उसी के बेस पर इन्होंने कहा है
कि आप एक एडिशनल लिक्विडिटी ले सकते हो। अब ये सिक्योरिटीज जो है इनको लेवल 1 HQLA की तरह कंसीडर कर सकते हैं अंडर द LCR रिक्वायरमेंट, यानी कि SLR तो आप फुलफिल कर रहे हो रिक्वायरमेंट, और इन्हीं सिक्योरिटी को आप हाई क्वालिटी लिक्विडिटी एसेट के लेवल 1 सिक्योरिटीज जो होती हैं उसकी तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो, दैट इज FALLCR। ठीक है, क्लियर है चीज? चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ऑप्शन बी जो था रिलेटेड टू द क्वेश्चन नंबर 24, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जिम बैंक के रोल को लेकर के है। एग्जिम बैंक का रोल जो रहता है उसको लेकर के क्वेश्चंस है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर में, काफी बार आपको ये बता चुका हूं मॉड्यूल ए में से। तो इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एग्जिम बैंक्स बायर क्रेडिट एंड सप्लायर क्रेडिट प्रोग्राम आर करेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बायर क्रेडिट को लेकर के एंड सप्लायर क्रेडिट को लेकर के करेक्ट है? कौन कौन से सप्लायर क्रेडिट एंड बायर क्रेडिट प्रोग्राम को लेकर के कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं उनके बारे में बताना है। तो तीन डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी गई हैं, चार स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट 1 2 3 एंड स्टेटमेंट 4, राइट? तो पहली स्टेटमेंट है बायर्स क्रेडिट प्रोवाइड्स फंड्स डायरेक्टली टू द एक्सपोर्टर फॉर एक्सटेंडिंग क्रेडिट टू द इंपोर्टर, राइट? एंड स्टेटमेंट 2 इट सेज suppliers credit finances and importers purchase of capital goods. Statement 3, both facilities can be availed under concessional and commercial terms. Prepayment under buyer's credit attracts no penalty if done after 3 months. Which statements are correct in this regard? जल्दी से आंसर आपको पोस्ट कर देने हैं रिलेटेड टू दीज क्वेश्चंस। ये देखो ये बेसिक गाइडलाइंस है बाय क्रेडिट को लेकर के। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमें सारा का सारा टॉपिक आता है, बट स्टिल वी डू मेक मिस्टेक्स रिलेटेड टू इट। तो जल्दी से आप सभी को आंसर पोस्ट करना है। एक आंसर आ चुका है ऑप्शन बी एंड दूसरा आंसर आया है यहाँ पर ऑप्शन ए। लेट्स चेक कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। लेट्स चेक विच ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। तो एक आंसर आया ऑप्शन ए, दूसरा है ऑप्शन बी। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी को मार्क किया गया है, तो दोनों को चेक कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम स्टेटमेंट नंबर 1 को देखते हैं। बायर्स क्रेडिट कहा गया, यहां पर कहा गया किसके रिलेटेड की बायर क्रेडिट से रिलेटेड सबसे पहले बात की गई है। एंड इट सेज कि बायर्स क्रेडिट प्रोवाइड फंड्स फैसिलिटीज डायरेक्टली टू द एक्सपोर्टर। ठीक है, कि ये डायरेक्टली जो एक्सपोर्टर होता है उसके पास ये फैसिलिटी मिल जाती है। ठीक है, उसके पास ये फैसिलिटी मिल जाती है ओवरसीज बायर क्रेडिट के केस में। एक्सिम बैंक क्या करता है बायर क्रेडिट के केस में? क्रेडिट देता है फॉरेन इंपोर्टर को डायरेक्टली। किसको देता है? इंपोर्टर को देता है, नॉट टू द एक्सपोर्टर। ठीक है, तो ये वाला जो है स्टेटमेंट ये तो हो गया इनकरेक्ट। अगर आप बेसिक समझना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि इन द केस ऑफ द ओवरसीज बायर क्रेडिट, एक्सिम बैंक जो होता है वो बेसिकली पैसा किसको देगा? दैट विल बी गिवन टू द, वो किसको पैसा देने वाला है? दैट इज गोइंग टू गिव द पैसा टू द इंपोर्टर। ठीक है, इंपोर्टर को पैसा देगा डायरेक्टली एक्सिम बैंक, एक्सटेंडिंग क्रेडिट टू द इंपोर्टर नॉट टू द एक्सपोर्टर, राइट? पहली चीज ये क्लियर होगी है, ताकि वो यहां पर सर्विसेज ले पाए, जो भी सामान है क्रेडिट के ऊपर इंडिया से परचेज कर पाए। दैट इज द मेन थिंग। सेकंड स्टेटमेंट पर चलते हैं। सप्लायर्स क्रेडिट फाइनेंसिस एंड इंपोर्टर्स परचेज ऑफ द कैपिटल गुड्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? स्टेटमेंट वाइज जल्दी से जल्दी देगा, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? जो सप्लायर क्रेडिट होता है, इफ वी टॉक अबाउट द सप्लायर क्रेडिट, तो एक्सपोर्ट क्रेडिट एक्सटेंडेड टू द इंडियन एक्सपोर्टर्स, इसमें क्या दिया जाता है? इंडियन एक्सपोर्टर्स को पैसा दिया जाता है, राइट? एंड फर्दर उसके थ्रू क्या होता है कि वो डेफर्ड क्रेडिट दे पाते हैं ओवरसीज इंपोर्टर्स को, राइट? फाइनेंसिस एंड इंपोर्टर्स परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स। तो इट्स बेसिकली करेक्ट। तो ये जो स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट ओवर देयर, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई है, स्टेटमेंट नंबर 2। अब इसके बाद है नेक्स्ट रिलेटेड टू स्टेटमेंट 3, बोथ फैसिलिटीज कैन बी अवेल्ड अंडर कंसेशनल एंड कमर्शियल टर्म्स। बिल्कुल, दोनों फैसिलिटीज कंसेशनल एंड कमर्शियल टर्म्स के ऊपर ली जा सकती हैं। सो दिस इज आल्सो ट्रू, बायर क्रेडिट सेलर क्रेडिट दोनों ली जा सकती हैं। प्रीपेमेंट अंडर द बायर्स क्रेडिट अट्रैक्ट्स नो पेनल्टी इफ डन आफ्टर 3 मंथ्स। अगर 3 महीने के बाद पेमेंट की जाती है, प्री पेमेंट की जाती है, तो कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। देखो बायर क्रेडिट जो होता है वो बेसिकली असिस्ट करता है, लेकिन प्री पेमेंट असिस्ट करता है किसको? असिस्ट करता है इंपोर्टर्स को। बायर क्रेडिट असिस्ट करता है इंपोर्टर्स को, लेकिन प्री पेमेंट पेनल्टी जो है वो अग्रीड टर्म्स के हिसाब से लगती है, एज सच कोई रूलिंग नहीं है।
तो ये गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 एंड 3 करेक्ट, तो यहाँ पर आंसर जो है दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट ऑप्शन. Option number 1 is going to be the correct answer for the question number 25. So A is the correct answer for question number 25. ठीक है जी, सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया है एस कुमार जी ने. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 26 that is related to the facilities for exporters and importers. एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स के लिए जो फैसिलिटीज है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है. इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स अलाउ एन एक्सपोर्टर टू रिसीव इमीडिएट पेमेंट फॉर शिपमेंट विदाउट एज्यूमिंग पेमेंट रिस्क. Advance payment by importers, letter of credit under site terms, open account shipment with deferred credit, and documentary collection under DP terms through bank channels, consignment sales with post sale remittance. Question number 26. इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत सी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं. हर एक इंपोर्टर एक्सपोर्टर के पास एक नंबर होना चाहिए, आईईसी नंबर, जो कि डीजीएफटी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, राइट. अब एडवांस पेमेंट अगर मिलती है तो कौन सा टर्म यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है? दैट्स डेफिनेटली रिलेटेड टू कि एडवांस पेमेंट मिल जाए. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स अलाउ एन एक्सपोर्टर टू रिसीव इमीडिएट पेमेंट. एडवांस्ड पेमेंट मिलती है अगर, वही है ना एक सहारा. अगर इमीडिएट पेमेंट चाहिए तो एडवांस पेमेंट आपको मिल जाती है, राइट. तो यहां पर आंसर क्या रहेगा? आंसर इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए. Option A is the correct answer. Advance payment by importers letter of credit. Importers letter of credit under the site terms. What does it indicate? देखो एलसी के केस में दो तरह के एलसी होते हैं. एक होती है यूसेन्स एलसी, एक होती है यूसेन्स एलसी जिसमें बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया जाता है, और एक होती है साइट एलसी, यानी कि जैसे ही कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन एक्सेप्ट होगी साथ की साथ पेमेंट कर दी जाएगी, इमीडिएट पेमेंट विल बी देयर, राइट. वो डिफरेंस होता है. अच्छा, एलसी के केस में क्या क्या पार्टीज होती हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. सबसे पहले हमारे पास होता है एक इंपोर्टर जो सामान को इंपोर्ट करना चाहता है. आंसर बता देता हूं पहले, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. एक होता है हमारे पास लेटर ऑफ क्रेडिट के केस में इंपोर्टर जो सामान इंपोर्ट करना चाहता है, जो लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए अप्लाई करेगा और बन जाएगा एप्लीकेंट. तो ऑप्शन यहां पर हमारे पास एक हो गया इंपोर्टर. सेकंड हमारे पास जो पार्टी है वो होती है एक्सपोर्टर, जिसने सामान को भेजना है, और क्योंकि उसी के नाम पे लेटर ऑफ क्रेडिट का ओपन किया जाता है तो उसे बन दिया जाता है बेनिफिशियरी. इनके बीच में एक मेन कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये इंपोर्टर जाता है एक बैंक के पास जिसको कहा जाता है ओपनिंग बैंक, जिसको ओपनिंग बैंक या फिर इशूइंग बैंक के नाम से जाना जाता है, जो लेटर ऑफ क्रेडिट को करेगा ओपन. और ये लेटर ऑफ क्रेडिट को फर्दर फॉरवर्ड कर देता है अपने कॉरेस्पोंडेंट पार्ट को, जो एडवाइजिंग बैंक का काम भी करता है. एडवाइजिंग बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट की ऑथेंटिसिटी को चेक करता है एंड साथ के साथ लेटर ऑफ क्रेडिट को फर्दर एडवाइस करता है टू द बेनिफिशियरी. ठीक है. जब एक बार लेटर ऑफ क्रेडिट आ जाएगी बेनिफिशियरी के पास, बेनिफिशियरी टर्म्स एंड कंडीशंस को चेक करेगा कि मेन कॉन्ट्रैक्ट के साथ मैच करती है कि नहीं करती हैं. एंड अगर सब चीजें सही हैं तो यहाँ पर शिपमेंट कर दी जाएगी बाय द बेनिफिशियरी. और शिपमेंट करने के बाद बेनिफिशियरी के पास कुछ एक डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे इंश्योरेंस होगा, कोटेशन होगी, इनवॉइस होगी, और साथ के साथ बिल ऑफ लेडिंग वगैरह, ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे. और बेनिफिशियरी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाएगा बैंक के पास, जो होगा नेगोशिएटिंग बैंक. ठीक है. यहीं पर एक रूल आता है कि एक्सपोर्टर को शिपमेंट के बाद मैक्सिमम विद इन 21 डेज ये कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन करनी होती है, और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर. नेगोशिएटिंग बैंक, अब यहाँ पर केस होगा या तो साइट एलसी होगी या फिर यूसेंस एलसी होगी. अगर साइट एलसी है तो जैसे ही डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे, और यहाँ पर नेगोशिएटिंग बैंक के पास 5 बैंकिंग डेज का टाइम पीरियड होगा डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज करने के लिए, और कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन करने के बाद यहाँ पर पैसे जो हैं वो दे दिए जाएंगे एक्सपोर्टर को, अगर साइट एलसी है. अगर नहीं है तो क्रेडिट पीरियड शुरू हो जाएगा, यूसेंस पीरियड स्टार्ट हो जाएगा. और नेगोशिएटिंग बैंक इन डॉक्यूमेंट्स को थ्रू द एडवाइजिंग बैंक भेज देगा टुवर्ड द ओपनिंग बैंक. ओपनिंग बैंक के पास फिर से 5 बैंकिंग डेज का टाइम पीरियड है डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू करने के लिए. एंड डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू करने के बाद अगर बिल्कुल सही है तो यहाँ पर ये इंपोर्टर को दे देगा डॉक्यूमेंट्स को, और यहाँ पर पेमेंट क्रेडिट कर दी जाएगी ओपनिंग बैंक के द्वारा. नेगोशिएटिंग बैंक के नोस्त्रो अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट कर दिया जाएगा. ठीक है. तो ये सारा सिनेरियो रहता है रिलेटेड टू द लेटर ऑफ क्रेडिट. आई होप कि आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा. अगर क्लियर हुआ तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी करें. ठीक है.
जल्दी से वीडियो को लाइक भी करें। अच्छा एक चीज बताइएगा कि जो प्री शिपमेंट क्रेडिट होता है वो कितनी तरह का होता है? प्री शिपमेंट क्रेडिट इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? दो, तीन, चार, पांच, कितनी तरह का होता है? इट्स ऑफ टू टाइप्स। प्री शिपमेंट क्रेडिट इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है पैकिंग क्रेडिट लिमिट, एक होता है एडवांस अगेंस्ट गवर्नमेंट रिसीवेबल्स या फिर ड्यूटी ड्रॉबैक के अगेंस्ट जो आपको एडवांस मिलता है वो होता है, राइट? प्री शिपमेंट रूपी क्रेडिट में भी होता है, फॉरेन करेंसी में भी मिल जाता है प्री शिपमेंट क्रेडिट, ठीक है? अब प्री शिपमेंट क्रेडिट का टाइम पीरियड कितना होता है इन जनरल अगर बात करें तो? प्री शिपमेंट क्रेडिट का टाइम पीरियड कितना होता है? प्री शिपमेंट क्रेडिट को मैक्सिमम 9 मंथ्स में क्या करना होता है? इसको सेटल डाउन करना होता है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्री शिपमेंट क्रेडिट, इट इज टू बी एडजस्टेड मैक्सिमम विद इन 9 मंथ्स। बिल्कुल सही है, एस कुमार जी ने आंसर दिया है, 9 महीने के अंदर अंदर इसको एडजस्ट करना होता है, राइट? विद इन पर्टिकुलरली आपको एडजस्टमेंट करना होता है। इफ नॉट एडजस्टेड बाय सबमिशन ऑफ द एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स विद इन 360 डेज, अगर उसके बाद 360 दिन के अंदर अंदर इसको सेटल डाउन नहीं किया जाता। देखो पहली चीज है पीरियड ऑफ एडवांस की बात करें तो वो डिसाइड किया जाता है किसके बेस पर? मैन्युफैक्चरिंग को कितना टाइम लगेगा, प्रोक्योरमेंट को कितना टाइम लगेगा, आगे शिपमेंट को कितना टाइम लगेगा। जैसे ही शिपमेंट हो जाएगी तो ये प्री शिपमेंट क्रेडिट पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट में कन्वर्ट हो जाएगा। And pre-shipment credit is if it is not adjusted by submission of the export documents within 360 days, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर भी अगर ये सेटल डाउन नहीं हुआ तो बेसिकली एडवांस के ऊपर जो आपको कंसेसिव इंटरेस्ट रेट मिल रहा था वो मिलना बंद हो जाएगा। डेट विल सीज टू एग्जिस्ट। क्लियर है चीज? काइंडली कंफर्म करें, ठीक है? तो ये मैक्सिमम पीरियड जो है वो नॉट 9 मंथ्स, इट्स एक्चुअली 360 डेज। वो 360 दिन का टाइम पीरियड रहता है फॉर द प्री शिपमेंट क्रेडिट। कितना रहता है? 360 डेज का टाइम पीरियड रहता है फ्रॉम द डेट ऑफ एडवांस, इसको एडजस्ट करना होता है। चलिए अभी आगे चलते हैं रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 27। रिस्क इन फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन है एंड ये चैप्टर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क हैं इन केस ऑफ फॉरेन ट्रेड उनसे रिलेटेड यहाँ पर बात की गई है। इट सेज which combination of risks is directly mitigated by purchasing forward cover in FX transaction? कौन से रिस्क आपके कवर होते हैं अगर आप फॉरेन फॉरवर्ड कवर ले लेते हो इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स? सेटलमेंट रिस्क, लीगल रिस्क, ट्रांजैक्शन रिस्क, ट्रांसलेशन रिस्क, ट्रांजैक्शन रिस्क एंड गैप रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। जल्दी से जल्दी आंसर पोस्ट कर दीजिए। काइंडली डू आंसर ओवर हियर एट द अर्लीस्ट। देखो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बेसिकली, हाउ डज इट वर्क्स? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, लेट्स से पर्सन ए ने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बैंक एक्स वाई जेड के साथ, ठीक है? तो इसने कहा कि मैं 10,000, पर्सन ए 10,000 यूएसडी परचेज करना चाहता था। कितने? 10,000 यूएसडी। अब सबसे पहले तो जल्दी से ये बता दो ये कौन से रेट के ऊपर 10,000 यूएसडी को बाय कर पाएगा, बिड रेट और ऑफर रेट? काइंडली डू आंसर। ये कौन से रेट के ऊपर बाय कर पाएगा, बिड रेट के ऊपर कर पाएगा या फिर ऑफर रेट के ऊपर बाय कर पाएगा? इसी में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाती है, पता होना चाहिए बिड रेट या ऑफर रेट कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा इफ पर्सन ए वांट्स टू बाय, if person A wants to buy the USDs from the bank XYZ। देखो बिड रेट होती है बाय रेट, ऑफर रेट होती है सेल रेट। क्लियर है चीज? ऑफर रेट यानी कि जिसके ऊपर बैंक सेल करने को रेडी है वो ऑफर रेट है, बिड रेट यानी कि जिसके ऊपर बैंक बाय करने को रेडी है वो बिड रेट है। ये चीज होती है। तो कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा? इट विल बी ऑफर रेट, जिसके ऊपर बैंक ऑफर कर रहा है। क्योंकि ये कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा यहाँ पर? इट विल बी द मर्चेंट रेट विच विल बी एप्लीकेबल। ध्यान रखिएगा कस्टमर के साथ डील कर रहा है बैंक, ठीक है? तो मर्चेंट रेट एप्लीकेबल होंगे तो बाइंग रेट सेलिंग रेट ऑपोजिट हो जाते हैं। कस्टमर ए उस रेट के ऊपर बाय कर पाएगा जिस रेट के ऊपर बैंक सेल करने को रेडी है, ठीक है? तो ए विल बी एबल टू बाय एट द सेलिंग रेट, तो इसको कॉट जो दिया जाएगा दैट विल बी द सेलिंग कॉट विच विल बी गिवन। सेलिंग कॉट इस पर्सन को दिया जाएगा। क्लियर है चीज? इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? राइट, तो सेलिंग कॉट विल बी गिवन, ठीक है? अब उसके बाद बात आती है रिलेटेड, तो एक तो
मेरा जो एक्सचेंज रिस्क है वो कवर हो जाता है, क्योंकि मैं आगे आने वाले टाइम के ऊपर जितना मर्जी रेट हो ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा रेट लॉक हो जाएगा कि मैं उसी रेट के ऊपर बाय करने वाला, आई एम गोइंग टू बाय एट द सेम रेट। ठीक है, क्लियर है ना चीज ये वाली। तो कौन सा, एक तो पहली चीज है ये मुझे पता है कि ट्रांजैक्शन जो रिस्क है वो मेरा कवर होने वाला है, तो आंसर इज आइदर ऑप्शन बी और आइदर ऑप्शन सी। या तो ऑप्शन बी आंसर है या फिर ऑप्शन सी यहां पर आंसर है। यही चीज है, ये चीज है। ट्रांसलेशन रिस्क क्या होता है, आई टोल्ड यू, ट्रांजैक्शन रिस्क होता है जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो एंड उसमें पार्टिसिपेट करते हो एंड रेट आपके ऊपर नीचे जा रहा है, वो ट्रांजैक्शन रिस्क है, वो तो क्लियर हो गया। लेकिन ट्रांसलेशन रिस्क क्या होता है, जहां पर मैं अपने एसेट्स को लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करता हूं, वेयर आई एम गोइंग टू रीवैल्यू दोस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एंड उसके हिसाब से मुझे पता लगता है भाई मुझे कितना फायदा होगा कितना नुकसान होगा, दैट इज अ ट्रांसलेशन रिस्क। तो क्या ट्रांसलेशन रिस्क का इंपैक्ट पड़ेगा इसके ऊपर, नहीं पड़ेगा भाई। ठीक है, हाँ लेकिन क्या ये आपके जो ट्रांजैक्शन टाइमिंग्स हैं, ठीक है, गैप रिस्क को कवर कर सकता है, यस इट कैन बी हेल्प अस टू कवर द गैप रिस्क। गैप रिस्क को कवर कर सकता है। गैप रिस्क में क्या होता है, आपकी एसेट की वैल्यू एंड लाइबिलिटीज की वैल्यू का जो मिसमैच है, मैच्योरिटीज का मिसमैच है, उसको कवर करता है। तो उसमें गैप रिस्क के ऊपर डेफिनेटली ये इंपैक्ट डालेगा। तो आंसर जो रहेगा यहाँ पर दैट इज गोइंग टू बी द ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो यहां पर कवर होने वाला है। ये जो पर्टिकुलर रिस्क है वो सेटलमेंट रिस्क को, लीगल रिस्क को और क्रेडिट रिस्क को, ऑपरेशनल रिस्क को कवर नहीं करता है। इट डज नॉट कवर दैट। ठीक है, ना ये क्रेडिट रिस्क को कवर करे ना ऑपरेशनल रिस्क को कवर करे। ठीक है, उसको कवर नहीं करता है, ना ये सेटलमेंट रिस्क को कवर करता है, ना ये ट्रांसलेशन रिस्क को कवर करता है। ठीक है, तो वो बाकी सब चीजें यहाँ पर करेक्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा मैं अभी आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूं दैट्स रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 27A। 27A है। ठीक है, तो हमारे पास प्राइस है 1 GBP, एक ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का प्राइस है, दैट इज गिवन टू बी लेट्स से 102.10/40। ठीक है, और हमें दिया गया है 1 मंथ फॉरवर्ड दिया गया है 1520, और 2 मंथ फॉरवर्ड दिया गया है लेट्स से 3540, एंड 3 मंथ फॉरवर्ड जो है दैट्स गिवन टू बी 5060, राइट। एंड आपको 2 मंथ बाइंग प्राइस को कैलकुलेट करना, यू हैव टू कैलकुलेट द 2 मंथ बाइंग प्राइस। जल्दी से जल्दी बताइएगा कि 2 मंथ्स का बाइंग रेट क्या होगा। वी नीड टू कैलकुलेट द सेम एंड आपको फटाफट से उसका आंसर पोस्ट करना है जल्दी से यहाँ पर, एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे, जिसके मार्क्स आपके काउंट होंगे, राइट। जल्दी से इसलिए आंसर पोस्ट करना है, और वीडियो पसंद आ रही है, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इट मोटिवेट्स अस कि हम आपके लिए डेली बेसिस पर ऐसी वीडियोस लेकर के आए। एंड मोर ओवर वीडियो हमारी तभी एल्गोरिथम में आएगी, और मोर ओवर लाइक तो टोटली फ्री है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और एक चीज और करनी है, एक चीज और करनी है, क्या करनी है वो चीज, आपने लर्निंग सेशन का चैनल जरूर ज्वाइन करना है व्हाट्सएप के ऊपर, लिंक ऑलरेडी मैंने चैट में शेयर कर दिया, उसको ज्वाइन कर लो, राइट। तो आंसर एक आया है 102.35, शिवानी जी ने, एस कुमार जी ने पोस्ट किया है। लेट्स चेक इफ दिस आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो हमारे पास ये जो रेट ऊपर दिया गया है ये कौन सा रेट है, ये दिया गया स्पोर्ट रेट, दिस इज सेट टू बी स्पोर्ट रेट। स्पोर्ट रेट के केस में T+2 डेज बेसिस के ऊपर सेटलमेंट होती है। ठीक है, ये स्पोर्ट रेट है। तो ये मेरे पास है बाइंग रेट, दिस इज द बाइंग रेट, एंड ये होता है सेलिंग रेट। लेफ्ट साइड वाला बाइंग रेट, राइट साइड वाला सेलिंग रेट। अभी कौन सा रेट देखना है, बाइंग रेट देखना है। और जब कुछ भी मेंशन नहीं है कि कस्टमर है, बैंक है, क्या है, तो इंटरबैंक मार्केट रेट ऑपरेट करता है, यानी कि बाय रेट ही रहता है। ठीक है, फिर रेट को चेंज नहीं करना। ठीक है, अभी मैं उसका क्वेश्चन भी लेके चलूंगा तो क्लैरिटी हो जाएगी। लेट्स से यहाँ पर हमारा बाइंग रेट है, तो स्पोर्ट रेट जो था बाइंग का वो स्पोर्ट रेट हो गया 102.10। और फिर उसके बाद मेरे पास 2 मंथ के जो फॉरवर्ड पॉइंट्स हैं वो चेक करेंगे, क्योंकि 2 मंथ्स का बाइंग रेट देखना है। तो 2 मंथ के फॉरवर्ड पॉइंट्स को हम यहाँ पर देखेंगे, ये बाइंग के फॉरवर्ड पॉइंट्स हैं, ये सेलिंग के फॉरवर्ड पॉइंट्स हैं। और हम कौन सा रेट देख रहे हैं, हम बाइंग के रेट को देख रहे हैं, तो हम फॉरवर्ड पॉइंट्स कौन से चेक करेंगे, बाइंग वाले फॉरवर्ड पॉइंट चेक करेंगे, तो यहाँ पर 3.5 लिख देते हैं। बट अभी तक मैं ये अवेयर नहीं हूं कि करेंसी मेरी प्रीमियम पर है कि डिस्काउंट पर है, आई एम नॉट अवेयर। उसके लिए होता है
इफ द सेलिंग फॉरवर्ड पॉइंट्स आर ग्रेटर देन द बाइंग फॉरवर्ड पॉइंट्स, तो हम कहते हैं कि करेंसी प्रीमियम के ऊपर अवेलेबल है। वी डू से करेंसी इज अवेलेबल एट प्रीमियम, एंड अगर प्रीमियम के ऊपर अवेलेबल होती है तो ऐड करते हैं। एंड इफ करेंसी इज सेलिंग पॉइंट इज लेसर देन द बाइंग फॉरवर्ड पॉइंट्स, देन वी से कि करेंसी जो है वो डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल है, और अगर डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल है तो हम पॉइंट्स को माइनस करते हैं। अब इस केस में करेंसी क्या है, करेंसी इज अवेलेबल ऑन प्रीमियम बिकॉज 40 इज मोर देन 35, राइट। तो ये 35 जो फॉरवर्ड पॉइंट्स है, वी आर गोइंग टू ऐड दोस फॉरवर्ड पॉइंट्स, उनको ऐड कर देंगे। सो इट इज 102.102.45, 102.45, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर रहने वाला है 102.45। क्लियर है? काइंडली जल्दी से बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसी तरह से, ठीक है। वो बेसिकली रहेगा आपका मर्चेंट रेट या इंटरबैंक मार्केट रेट, वो आपको क्वेश्चन देख करके बताना, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इट्स रिलेटेड टू ईसीबी। बहुत इंपॉर्टेंट, ईसीबी। ईसीबी क्या होती है? ईसीबी इज द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से रिलेटेड है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। ईसीबीज फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड लोन हो सकते हैं, और ये इंडियन करेंसी में भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि फॉरेन करेंसी में रहेंगे। कमर्शियल बोरिंग्स होती है बेसिकली जो रेज की जाती हैं, और इसके केस में एक टर्म यूज होती है, टर्म यूज होती है जिसको क्या कहते हैं, वी से टू बी MAMP। क्या होती है? MAMP, मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड, राइट। MAMP जो कि ईसीबी के केस में मिनिमम होती है 3 साल की। मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड जो होगा वो 3 साल का होता है, राइट। क्लियर है चीज? जल्दी से बताइएगा। जो एलिजिबल इंडियन एंटिटीज होती हैं वो बेसिकली एलिजिबल होती हैं कि वो बोरो कर सकती हैं फॉर अ पीरियड, एंड फर्दर जो एलिजिबल एंटिटीज हैं वो 3 साल से कम पीरियड के लिए भी बोरो कर सकती होती हैं, लेकिन उनको पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है उनको फुलफिल करना पड़ेगा। कौन से एलिजिबल बोरोज होते हैं ईसीबी के लिए? जो बोरोज को एफडीआई मिल सकता है उनको बेसिकली ईसीबी भी मिल सकता है। जो स्टार्टअप्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं वो भी ईसीबी रेज कर सकते हैं। जो पोर्ट ट्रस्ट हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जो यूनिट्स हैं, सीडबी हो गया, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, या एग्जिम बैंक हो गया, ये भी ईसीबी को रेज कर सकते हैं, ठीक है। कहां पर ईसीबी के पैसे का इस्तेमाल नहीं हो सकता? तो रियल स्टेट एक्टिविटी में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। वर्किंग कैपिटल पर्पसेस के लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर आप एफईएच से वो पैसा नहीं ले रहे हो। एफईएच होता है फॉरेन इक्विटी होल्डर। समझो, थोड़ा सा समझो, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। लेट्स से यहाँ पर एक कंपनी है एबीसी, और ये एक स्टार्टअप कंपनी है, और ये एलिजिबल है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह रिकॉग्नाइज्ड है, तो ये बाहर से ईसीबी ले सकती है। और इसका एक इक्विटी ओनर है जॉन। जॉन इज द इक्विटी ओनर ऑफ एबीसी, जो बेसिकली बाहर का रहने वाला फॉरेन नेशनल है। अब ये जॉन से पैसे लेते हैं। जॉन क्या है? जॉन बाहर का रहने वाला नेशनल है, और इसका पैसा यहां पर लगा हुआ है इस कंपनी में, तो इसे हम क्या कहेंगे? जॉन इज सेड टू बी द एफईएच, फॉरेन इक्विटी होल्डर कहा जाएगा जॉन को। जॉन क्या बन गया? फॉरेन इक्विटी होल्डर बन गया, और इसने ईसीबी भी दी है, यानी कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग भी दी है। लेट्स से इसने 100 मिलियन यूएसडी दिए हैं इस कंपनी को, 100 मिलियन यूएसडी दे दी इस कंपनी को, फॉरेन इक्विटी होल्डर। अब ये पैसा ये कंपनी एबीसी कंपनी वर्किंग कैपिटल में इस्तेमाल कर सकती है, ये कर सकती है, क्योंकि किसने पैसा दिया? जॉन ने दिया। जॉन ने दिया, जॉन कौन है? जॉन है फॉरेन इक्विटी होल्डर, तो ये कंपनी कर सकती है, लेकिन बाकी नहीं कर सकते। नॉट एवरी वन कैन डू सो, ठीक है, हर कोई पर्सन नहीं कर सकता, राइट। क्लैरिटी है इस चीज में? चलो, अभी क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। तो एक तो आप इसका इस्तेमाल रियल एस्टेट एक्टिविटी में नहीं करोगे, दूसरा है कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करनी है, वहां नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है पंप एंड डंप कर दो, ऐसा नहीं है कि बाहर से पैसा लिया 100 मिलियन इक्विटी मार्केट में लगाया, एकदम से शेयर का प्राइस बढ़ गया, बेच दिया, ठीक है, वो चीज अलाउड नहीं है। वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, अदर देन अगर आपको एफईएच के अलावा किसी और से मिलता है तो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, अदर देन अगर आपको एफईएच से पैसा नहीं मिलता तो, राइट। एंड ऑन लेंडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर कोई और एक्टिविटी जैसे जिसके इसने इक्विटी में पैसा लगाना है, कैपिटल में पैसा लगाना है। ऐसा नहीं है कि सीधे कान से नहीं पकड़ा तो उल्टे कान से पकड़ लिया, मैं खुद पैसा नहीं लगा सकता, पर्सन ए को पैसा उधार पर दे दिया, उसने पैसा इक्विटी मार्केट में लगा दिया, ऐसा नहीं होगा,
दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है, अब देखते हैं फॉरेन इक्विटी। आंसर भी उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 28 का, तो जल्दी से अब आंसर भी पोस्ट कर दो कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग को लेकर के ऑटोमेटिक रूट के अंदर, ठीक है, विच एंड यूज इज एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट, कौन सा जो यूजेज है वो प्रोहिबिटेड है। इंपोर्ट ऑफ द import of the capital goods on lending in rupee to infrastructure projects, investment in real estate sector, purchase of equity shares of an Indian company, कौन सी चीज अलाउड नहीं है, विच वन इज नॉट अलाउड, कौन सी चीज अलाउड नहीं है। देखो सी भी अलाउड नहीं है, डी भी अलाउड नहीं है, सी इज नॉट अलाउड एंड डी इज आल्सो नॉट अलाउड। क्या इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, वो भी अलाउड नहीं है, वो भी अलाउड नहीं है, राइट। अच्छा एक चीज और बताओ, ऑटोमेटिक रूट के थ्रू मैक्सिमम पैसा कितना आ सकता है, थ्रू द ऑटोमेटिक रूट मैक्सिमम पैसा कितना लाया जा सकता है थ्रू द ईसीबी। थ्रू द ऑटोमेटिक रूट मैक्सिमम पैसा कितना लाया जा सकता है थ्रू द ईसीबी, एज सिंपल एज दैट। तो इसमें इतना वेट क्यों कर रहे हो, जल्दी से आंसर कर दो। इट इज थ्रू द ऑटोमेटिक रूट पर फाइनेंशियल ईयर का जो पैसा लाया जा सकता है डेट इज 750 मिलियन यूएसडी। कितना है, बहुत ज्यादा है, 750 मिलियन यूएसडी पर फाइनेंशियल ईयर है ये लिमिट, ऑटोमेटिक रूट के थ्रू अगर आपको ईसीबी लेकर के आनी है। पारुल जी ने आंसर दिया एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन एज आई प्रोमिस्ड यू, एक क्वेश्चन यहां पर हम कवर करने वाले हैं। पर्सन ए जो है वो रिमिट करना चाहते हैं, ही वांट्स टू रिमिट 50,000 यूएसडी, 50,000 यूएसडी रिमिट करना चाहते हैं। 1 USD is equal to let's say 87.50/70 INR, और हमें दिया गया है 1 मंथ फॉरवर्ड रेट दिया गया है, और ये 1 महीने बाद का रेट अभी बुक कराना चाहते हैं रिमिट करवाने के लिए। तो बेसिकली 1 मंथ फॉरवर्ड का रेट दिया गया है, लेट्स से 30/40 पैसा दिया गया है। सो व्हाट विल बी द रेट दैट विल बी चार्ज्ड, कौन कितना अमाउंट डेबिट किया जाएगा। और एक कंसेप्ट और साथ में ऐड कर देते हैं, एक्सचेंज मार्जिन जो दिया गया है डेट इज गिवन टू बी 0.10%। एक्सचेंज मार्जिन भी यहाँ पर दिया गया। तो कुछ एक कंसेप्ट मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी आंसर पोस्ट करना। आई एम गिविंग यू 20 to 30 सेकेंड्स कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है लॉजिक के लिए, लेकिन डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी वेरी मच लॉजिकल, अगेन वेरी लॉजिकल। तो जल्दी से आंसर पोस्ट कीजिएगा। अगर कंसेप्ट नहीं आता है तो लिख दीजिए नहीं आता, या नो लिख करके कर दीजिए, लेकिन एक बार कोशिश जरूर करें, सॉल्व करने का एक बार कोशिश जरूर करें। अगर नहीं आता तो सिंपली लिख दो नहीं आता, राइट। अदरवाइज बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मैं वेट कर रहा हूं एक्चुअल में कौन पर्सन सबसे पहले नहीं आता लिख के कमेंट करता है वीडियो के ऊपर। ओके, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट। तो यहां पर क्वेश्चन जो है डेट सेज कि ए वांट्स टू रिमिट। देखो अगर मुझे पैसे भेजने हैं, मान लो यूएसडी भेजने हैं, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, यूएसडी होने चाहिए ना, सिंपल सा कंसेप्ट है। सो मैं क्या करूंगा, बाय करूंगा यूएसडी। सो इफ पर्सन ए वांट्स टू रिमिट यूएसडी, इसने पैसे बाहर भेजने 50,000 यूएसडी, तो ये पर्सन बेसिकली क्या करना चाहता है, दिस पर्सन वांट्स टू बाय यूएसडी। और ये बाय कर पाएगा कौन से रेट के ऊपर, अभी हमने बात करी थी ना बिड रेट ऑफर रेट वाले क्वेश्चन में, तो ये उस रेट के ऊपर बाय कर पाएगा जिस रेट के ऊपर बैंक इसको बेचने के लिए रेडी है। यानी कि बैंक इसको कौन सा कॉर्ड देगा, बैंक विल बी गिविंग द सेलिंग कॉर्ड, ठीक है। और यहां पर कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा, इट विल बी द मर्चेंट रेट। कस्टमर की बात आ गई तो पता लग गया कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा, मर्चेंट रेट एप्लीकेबल होगा। तो इसको कौन सा कॉर्ड दिया जाएगा, सेलिंग कॉर्ड विल बी गिवन। तो अगर मुझे रेट दिया गया है 1 USD का 87.50/70, तो ये बाइंग रेट है, ये सेलिंग रेट है, इसमें से कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा, दिस रेट विल बी एप्लीकेबल, यानी कि 87.70 का रेट एप्लीकेबल होगा।
और दूसरी चीज, अब इसमें 1 मंथ फॉरवर्ड का कोई काम है नहीं है कोई काम, क्यों? क्योंकि पैसे तो आज की डेट में भेज रहे हैं ना, तो इसका कोई काम ही नहीं है, ये तो ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। ये वाला जो पार्ट है ये तो जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, इसका कोई पार्ट नहीं है। लेकिन अब एक्सचेंज मार्जिन है, एक्सचेंज मार्जिन है, और कॉट कौन सा है? कॉट इज द सेलिंग कॉट। तो बस एक चीज आपने बस याद कर लेनी है कि अगर सेलिंग कॉट है तो एक्सचेंज मार्जिन हमेशा ऐड होगा। अगर सेलिंग कॉट है तो एक्सचेंज मार्जिन हमेशा ऐड होगा, और अगर बाइंग कॉट है, इफ दिस इज द सेलिंग कॉट, सेलिंग कॉट है तो एक्सचेंज मार्जिन हमेशा और हमेशा ऐड होगा, और अगर बाइंग कॉट है तो एक्सचेंज मार्जिन हमेशा और हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा, ये हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा। क्लियर है चीज? तो इस केस में क्या किया हमने, 87.70 था, और 87.70 में से हम जो एक्सचेंज मार्जिन है उसे ऐड कर देंगे प्लस 0.10%। क्लियर है? 0.10% को हमने क्या करना है, ऐड कर देना है 87.70 में। So it is 87.78. So it is 87.78। एंड मैं आप सबको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ रिलेटेड कि आप सब लोगों के हेल्प से, आप लोग सब लोगों के सहयोग से, बिकॉज देखो मेरी अर्निंग जो है, मेरी जो रोजी रोटी चलती है वो आप सब लोगों से चलती है। तो आप लोग सब लोगों की हेल्प से, आप लोगों की मदद से आ, मेरे अपने घर का जो फर्स्ट स्टोरी है उसका कल लेंटर था वो डल चुका है। मैं आप सब लोगों के साथ अपने जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है उसके ऊपर फोटोज भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी। राइट। एंड मैं अपना जो सेटअप है, क्योंकि ये सेटअप मैंने टोटली चेंज किया अभी, तो मैं इसका फोटोग्राफी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इट्स वेरी नैरो स्पेस ओवर हियर, बट स्टिल वी नीड टू मैनेज। एंड ये कॉमन क्रॉसिंग है अभी फिलहाल के लिए, यहाँ पर पैसेज है यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर इज 87.78। राइट है ये? क्लियर है चीज? काइंडली कंफर्म करें। एब्सोल्युटली राइट। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं अभी। इट्स रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। इट सेज विच फीचर्स differentiate foreign exchange swap from a forward contract in hedging forward exchange exposures? फॉरेन एक्सचेंज स्वैप को कौन सी चीज डिफरेंशिएट करती है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से, उसके बारे में वी नीड टू आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 इट इज। क्वेश्चन नंबर 29। Foreign exchange swap involves simultaneous spot and forward legs. A forward is a single future exchange. Both are linear products with identical payoff profiles. Foreign exchange swap always require upfront margin, whereas forward never do. Forward contract can be terminated at zero cost, unlike foreign exchange swap. So, which one is going to be the correct answer? Question number 29. देखो स्वैप जो होता है उसमें बेसिकली क्या रहता है, स्पॉट ट्रांजैक्शन या फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन, या दोनों बेसिकली फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं स्वैप के केस में। राइट। लेट्स से आज की डेट में मैं आईएनआर को स्वैप कर लेता हूँ विद यूएसडी इन द फ्यूचर, या फिर दोनों आईएनआर यूएसडी को हम स्वैप कर लेते हैं इन फ्यूचर, या स्पॉट में हम स्वैप कर लेते हैं दोनों को, डेट इज अ फॉरेन एक्सचेंज स्वैप। तो उसमें बेसिकली क्या रहता है, साइमल्टेनियस होता है, खरीद लिया बेच लिया साथ के साथ होता है। ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। और फॉरवर्ड के केस में तो सिंगल होता है कि ये आपने बुक किया और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद चल जाएगा वो। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कुमार जी ने आंसर पोस्ट किया एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। शिवानी जी ने, पारुल जी ने आंसर किया है एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। ओके, अभी चलते हैं हम टुवर्ड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। अगेन ये फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं एंड विल बी मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन।
बिकॉज ये क्वेश्चन कुछ अलग ही चीज है यहाँ पर. लेट्स लीव दिस फॉर नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट्स रिलेटेड टू द लेटर ऑफ क्रेडिट. लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. मैं इसको मार्क कर देता हूँ 30. लेट्स मार्क इट एज क्वेश्चन नंबर 30 ओवर हियर. सो इट सेज which best describes the negotiating bank's role in letter of credit transaction. तो लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन के केस में नेगोशिएटिंग बैंक का क्या रोल होता है उसके बारे में आपको बताना है. Acts as issuing bank for the LC, authenticates the LC but does not examine the documents, examines compliant documents and assumes right to claim payment from the issuing bank, provides performance guarantees to the exporter. Which one is going to be the correct answer for this question number 30th? Question number 30th, which one would be the right answer? ओके, तो आंसर आया है ऑप्शन सी, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो इसका काम होता है डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करने का, और इसको टाइम पीरियड कितना मिलता है? 5 बैंकिंग डेज का टाइम पीरियड मिलता है सो एज टू एग्जामिन द डॉक्यूमेंट्स, राइट. और फिर इसको राइट टू क्लेम भी मिल जाता है. जब एक बार डॉक्यूमेंट्स को इसने एग्जामिन कर लिया, आगे इशू बैंक को फॉरवर्ड कर देगा, और इशू बैंक से फिर इसको बाद में कंपनसेट किया जाता है, right? I hope that you must have understood the concepts related to it. If clear, so do like the video and further share the video at the earliest, and simply just do write CAIB. If you want to get the complete pack, complete course related to all the 5 papers of the CAIB, just simply do WhatsApp CAIB and WhatsApp it to the number 83609 I'll be sharing the complete details to you, like, and you'll be getting the full course videos, chapter wise previous year questions, mock test, mega test, PDF notes, each and everything. The case study videos will also be covered, right? So that will be all. Thank you so much and see you again in the next video.